मैं 20 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। इसी का फ़ायदा मेरा देवर मुझसे उठाने लगा था। वह मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया। वह मेरी हर ज़रूरतों का ध्यान रखने लगा और मुझसे वैसी हरकतें भी करने लगा जिसे मैं बखूबी समझ रही थी। लेकिन मैं उसके भाई की पत्नी थी, इसलिए मुझे उसके साथ ये सब करना गलत लग रहा था। मेरा देवर अब आधी रात को भी मेरे कमरे में आने लगा था। वह मुझसे ऐसी हरकतें करता जिससे मेरे पूरे वजूद में करंट दौड़ जाती थी। मैं उससे जितना दूर जाती, वह मुझसे उतना ही करीब आ जाता था। फिर मैं उसकी इस हरकत से अपनी भावनाओं पर काबू ना रख सकी और उसके साथ पूरी रात। मेरा नाम अंकिता है और मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। पापा मजदूरी करने जाते थे, जिससे घर केवल घर खर्च ही चल पाता था। हम 2 बहनें थे, जिसमें से मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र हो गई थी, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे। कुछ दिन बाद मेरा रिश्ता एक अच्छा फैमिली में तय हो गया। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला था, क्योंकि जब एक गरीब घर की लड़की एक अच्छे घर में जाती है तो वह कई तरह के सपने देखने लगती है। उनमें से मैं भी एक थी जो बहुत तरह के सपने देखने लगी थी। मेरे ससुराल वालों की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो दहेज के खिलाफ थे। वह मेरी शादी के लिए भी कोई मांग नहीं रखे थे। यह देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश थे। वैसे भी मेरे माँ बाप की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो दहेज दे सकें। वो तो मैं देखने में बहुत अच्छी लगती थी, जिसके वजह से लड़के वाले मान भी गए थे। अच्छा रिश्ता था, इसलिए मेरे पापा 2 महीने के अंदर ही मेरी शादी करवा दिए और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम अमित था। वह भी बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा मेरा एक देवर भी था, जो मेरी ही उम्र का था और वह बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत ही खुश थी। मेरे देवर का नाम अजीत था। वह अभी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरे पति एक कंपनी में काम करते थे। वहाँ उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, जिसकी वजह से घर का खर्च अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी के 3 महीने हो गए थे। इस 3 महीने के अंतराल मैं अपने सास और ससुर की सेवा बड़ी अच्छे से करने लगी थी, जिससे मेरे पति हमेशा यही कहा करते कि अंकिता, तुम वाकई में बहुत ही समझदार हो। जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम मेरे माँ और पिताजी का बहुत ख्याल रखती हो। वह हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करते रहते हैं। फिर उनके मुंह से तुम्हारी तारीफ़ सुनकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। बस तुम ऐसे ही मेरे परिवार को संभाल कर रखना। मैं उनसे कहती कि आप इतनी चिंता क्यों करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आप सिर्फ अपना काम पर ध्यान दीजिए। इसी तरह मेरा देवर अजीत भी अच्छी सोच रखने वाला था, लेकिन वह थोड़ा मजाकिया था, पर वह दिल का बहुत ही अच्छा था। घर में बहुत ही खुशियाँ थीं। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार है। घर के सभी लोग मेरी खूब ख्याल रखते थे, लेकिन किसे पता था कि ये खुशियाँ सिर्फ चंद दिनों का ही हैं। जिस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, उसी घर में अचानक मातम छा जाएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरे सपने, मेरे अरमान सब के सब धरे रह जाएंगे, ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। एक गरीब घर से मैं इस घर में आई थी, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ऐसा क्या कि वह सारे के सारे धरे रह गए। एक दिन जब मेरे पति अमित अपने काम के लिए गए, तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब यह खबर हम सबको मिली तो जैसे हम सब के ऊपर दुख का पहाड़ गिर पड़ा था। मैं अभी 20 साल की थी और मैं विधवा हो गई थी। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। मैंने तो अभी अपने पति के साथ अच्छी तरह से वक्त भी नहीं बिताया था, ना ही अभी मेरी कोई सपना या अरमान पूरे हुए थे। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरे जीवन का मतलब ही बदल गया। उस वक्त मैं ऐसे सदमे में चली गई थी जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं यूं ही बैठे रो रही थी कि तभी कुछ औरतें आकर मेरी मांग का सिंदूर धोने लगीं। मुझे इस तरह से देख मेरा देवर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग हमें तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरे आंख से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं यूं ही रोए जा रही थी, पर इस तरह से कब तक रोती। धीरे धीरे आंखों से आंसू गिरने भी बंद हो गए थे। इस घटना को 2 महीने गुजर गए थे।
अब मैं देख रही थी कि मेरे सास ससुर का रवैया मेरे प्रति बदलता जा रहा था। वह अब पहले जैसा मुझसे व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मैं भी क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही लूट चुकी थी। जब तक पति थे तब मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा था, लेकिन अब पति के जाने के बाद सब कुछ उल्टा चल रहा था। घर में बस एक देवर ही था जो मेरी तकलीफ़ों को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो भी बेचारा क्या कर सकता था। मैं अपने कमरे में बैठी ये सोच रही थी कि मैं अपने अम्मी पापा के पास चली जाऊं, लेकिन अब मैं उन्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अभी मेरी एक बहनें कुंवारी बैठी थी। ऊपर से मैं थी उनके पास चली जाती तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती, क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने अम्मी पापा के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अब चाहे हो भी हो, मैं यही घर में रहकर सब कुछ सहन करूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू थी, इसलिए मेरा भी इस घर पर अधिकार था। मैं भी तो यही सोच कर आई थी कि मैं अपने ससुराल को हमेशा समेट कर रखूंगी, लेकिन अब हालत ही कुछ और थे। अब तो मेरी सास मुझे ताने भी देने लगी थी। वह कहती कि तुम मेरे बेटे को खा गई। अगर तुमसे अपने बेटे की शादी ना की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, लेकिन ये मेरी भूल थी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुम जैसी लड़की से की। सास की इस तरह की बातें मेरे सीने को तकलीफ़ दे रही थीं। ऐसा लगता था जैसे अब मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या मैंने खुद अपने पति को मारा था? पति का जाने का दुख मेरे अंदर कितना है, ये मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती थी। घर की हालत अब दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे, लेकिन मेरा देवर इस बात को बखूबी समझ रहा था। फिर उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। वह मुझे समझाता कि भाभी, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि माँ और पिताजी पुराने ख़यालात के हैं, इसलिए वह इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उनको यह बात समझ आ जाएगी, उस दिन वह आपसे कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी अपने देवर अजीत की बात को मान जाती थी, क्योंकि वह हमेशा से मुझे खुश देखना चाहता था। वह मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया था। वह मुझे हर दिन खुश करने के लिए तरह तरह के मजाक भी करता था, लेकिन मेरे अंदर जो पीड़ा थी उसे मैं कैसे भूल सकती थी। मैं अभी मात्र 20 साल की विधवा थी। मेरे अभी ऐश मौज करने के दिन थे, लेकिन मैं तकदीर की मारी थी, इसलिए मुझे सिर्फ दुख ही मिल रहा था। मुझसे अब एक नौकरानी की तरह घर का काम कराया जा रहा था, जिससे मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। कुछ ही दिन के बाद मेरे देवर को एक कंपनी में काम मिल गया और वह काम पर जाने लगा था। वह रोज़ सुबह जाता और शाम को ही वापस आता था। जब आता तो किसी से कुछ नहीं बोलता। फिर सास ससुर के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाता था। कमरे में आने के बाद वह मुझसे बातें करने लगता। वह मेरे लिए चोरी छिपे कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें लेकर आता। मैं उसे कहती कि अजीत, तुम मेरे लिए यह सब मत लाया करो, कहीं माँ जी को पता चल जाएगी तो वह हमारे बारे में गलत सींचेंगी। मेरी बातों को सुनकर वह कहता, भाभी, आप चिंता मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप घर के सारे काम अकेली करती हैं और माँ का ताना भी सुनती हैं। फिर भी आप पलट कर कभी भी उन्हें कोई जवाब नहीं देती हैं। अगर इस घर में कोई और होता तो अब तक ना जाने कितना झगड़ा कर लिया होता। अजीत मुझे हर तरह से समझाने का प्रयास करता, फिर मैं भी क्या कर सकती थी, उसकी बातों का मान रखना ही पड़ता था, क्योंकि जो इंसान हमारी कद्र कर रहा था, अगर मैं उसका कद्र ना करती तो यह मेरे संस्कार के खिलाफ हो जाता। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मुझे हर दिन अपने सास के ताने सुनने पड़ रहे थे, लेकिन मैं सास से कुछ नहीं कह पाती थी। मुझे पता था कि अगर मैं सास से ज़्यादा कुछ कहूँगी तो वह मुझे और ज़्यादा जलील करेगी, इसलिए मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन लेती थी। शनिवार का दिन था। उस दिन मेरे देवर अजीत का कंपनी में छुट्टी था। उस दिन मैं घर के सारे काम निपटा के अपने कमरे में लेटी यूं ही अपने पति को याद कर रही थी। उनकी यादों में मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके रहते मैं कितनी खुश थी, लेकिन अब तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया था। तभी मेरा देवर अजीत मेरे कमरे में आ गया। वह मेरे आंखों में आंसू देखकर कहने लगा, भाभी, आप रो क्यों रही हैं? अब जो चला गया है वह तो दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब और ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए।
अगर इस तरह से आप अपने को तकलीफ़ देंगी तो आपका तबीयत कहीं और ज़्यादा ना बिगड़ जाए। मैंने देवर से कहा कि अजीत, आप मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करते हो, जबकि आपकी माँ और पिताजी मुझे हर रोज़ ताने मारते हैं। आखिर इसमें मेरा क्या गलती है? पति का जाने का दुख मुझे भी तो है, क्या वह इस बात को नहीं समझती हैं? मैं यह सब कुछ अपने देवर अजीत से कह रही थी और रोए जा रही थी। तभी वह मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा और कहने लगा, भाभी, आप तो समझदार हैं और आप समझ सकती हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करिए। अजीत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं उससे लिपट कर रोने लगी। घर में एक वही तो था जो मुझे समझ सकता था और मेरा ख्याल भी वहीं रखता था। वह मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे साथ रोने लगा। जब मैंने उसके आंखों में आंसू देखी तो मैं तुरंत उसे दूर हटकर उसे चुप कराने लगी। कुछ देर के बाद हम दोनों चुप हुए और आपस में यूं ही बातें करने लगे। तभी मेरे सास वहाँ आ गई और मुझे इस तरह से अजीत के साथ देखकर वह उल्टा सीधा कहने लगी। वह कहने लगी, मेरे एक बेटे को तो तूने खा गई है, अब मेरे दूसरे बेटे को भी खाएगी क्या? आज के बाद मेरे बेटे से दूर रहना नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास की बात सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं यूं ही फिर फूट फूट कर रोने लगी। अजीत अपनी माँ को समझा रहा था, लेकिन वह उसकी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराती रही। इसी तरह मेरे पति के मौत को 8 महीने गुजर गए। ये 8 महीने अजीत मेरा बहुत ख्याल रखा और इसी बीच हम दोनों में नज़दीकियाँ भी बढ़ गई थीं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि अजीत मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ख्याल कोई और नहीं रख सकता था। एक दिन हमारे घर पर एक शख्स आया और वह मेरे सास और ससुर से कुछ बात किया। फिर वह पैसे का एक बंडल मेरी सास के हाथ में रखकर चला गया। ये सब कुछ मैं अपने कमरे से देख रही थी। मुझे इस बात से बहुत हैरानी थी कि एक अनजान शख्स मेरी सास को इतने पैसे क्यों देकर गया था। अब मैं यह बात अपने देवर अजीत को भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उस दिन सास ने मुझसे जैसा व्यवहार किया था, तब से मैं देवर से दूर ही रहती थी। लेकिन अजीत हमेशा मेरी फ़िक्र करता था, मेरी हालातों के बारे में जानने की कोशिश करता था। फिर ना चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ती थी। आज शाम को जब अजीत घर आया तो उस वक्त सास घर में नहीं थी। तब मैंने उस पैसे और उस अनजान आदमी के बारे में सब कुछ बता दिया। वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तब मैंने कहा कि वह खुद अपनी माँ से इस बारे में बात करे। वह मेरी बात मान गया और अपनी माँ के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरी सास घर आ गई। तब उनके आते ही अजीत पूछने लगा कि माँ, तुम्हें कोई अनजान आदमी पैसे देकर गया है? वह कहने लगी कि हाँ, लेकिन यह बात तुम्हें कैसे पता? अजीत अपनी माँ से इसके बारे में पूछा तो वह बताने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर अजीत ने अपना कसम माँ को दिया, तब वह बताने लगी। वह कहने लगी कि वह आदमी अंकिता से शादी करना चाहता है। पता नहीं कब और कैसे उसे अंकिता के बारे में पता चला। फिर एक दिन वह उसे देखने भी आया था। उसी दिन से वह उससे शादी करने को कह रहा है। मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर वह पैसे देने के लिए कहने लगा। तब मैंने सोचा कि वह ऐसे भी अब हमारी किस काम आएगी। मेरा बड़ा बेटा को तो उसने खा ही गया और अब यह तुम्हारे ऊपर डोरे डाल रही है। अगर ये इस घर में रहेगी तो वह तुम्हें भी। इसी वजह से हम उसे उस घर से विदा कर देना चाहते हैं। सास की मुंह से ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी जीने की इच्छा अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। मेरी सास ससुर इतना नीचे गिर सकते हैं, ये मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा देवर अजीत इस बात पर अपने माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। वह कहने लगा कि भाभी, हमारी घर की इज्जत है और आप अपनी ही घर की इज्जत बेचने जा रही हैं। आपको इतना भी समझ नहीं है। अगर भाभी की जगह पर आप होती और आपके सास आपसे ऐसा करती तो आप क्या करती? भैया के जाने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भाभी के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रही हैं। फिर भी भाभी चुपचाप सहन कर रही हैं, क्योंकि वह आप लोगों को अपनी सास ससुर नहीं बल्कि अपना माता पिता समझती है। ज़रा सोचो, ऐसी संस्कारी बहू आपको कहाँ मिलेगी? अरे वो तो किस्मत का खेल था कि भैया अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें भाभी का क्या दोष? आप लोग क्या समझती हैं, भैया के जाने से भाभी खुश हैं? नहीं माँ, भाभी पल पल हर पल भैया की याद में रोती है,
तड़पती है, जिसे आप लोग कभी नहीं समझ सकते। ज़रा एक नज़र उठाकर भाभी की तरफ देखो। इनकी अभी उम्र ही क्या है, और यह इतनी ही उम्र में एक विधवा की ज़िंदगी जी रही हैं। क्या उससे बड़ा दुख इनके लिए और कुछ है? देवर की बात सुनकर मेरी सास ससुर को अफसोस होने लगा। उन्हें यकीन हो गया था कि वह मेरे साथ गलत कर रहे थे। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मैं उतनी निर्दय नहीं थी कि मैं माफ़ ना करती। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा, माँ जी, आप मेरी माँ हैं, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कह सकती हैं। मेरी बात सुनकर वह मुझे अपने गले से लगा लिया। उसके के बाद मेरे सास ससुर ने मेरी शादी अजीत के साथ करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा, लेकिन मैंने कहा कि मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। फिर मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैंने अपने आप में महसूस किया कि मैं भी अजीत से प्यार करने लगी हूँ। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या थी, और अभी से पूरी ज़िंदगी गुजरना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने अपनी सास को अपनी मंजूरी दे दी। वह 3 दिन के बाद ही मेरी शादी अजीत से करा दिया। हालांकि मैं अपने पहले पति को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अब जब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, तब वह नहीं थे। ऐसे में मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। अजीत एक अच्छा इंसान था और वह सबकी बहुत कद्र करता था। इतने दिनों में उसने मेरा जितना ख्याल रखा, उससे तो मैं उसका शुक्रगुजार थी। मैं खुशी खुशी अजीत को अपना पति मानकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर दी। दोस्तों, एक कम उम्र में विधवा की ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, ये आप समझ सकते हैं। ये समाज एक विधवा को किस नज़र से देखता है, यह भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर अजीत जैसा समझदार लड़का हर घर में हो, तो उस घर की मान मर्यादा हमेशा बचा रह सकता है। क्योंकि अजीत एक बहुत ही अच्छा काम किया था। उसने अपने भाभी को कभी गलत नज़र से नहीं देखा। फिर भी वह हर वक्त उसके लिए ढाल बनकर खड़ा रहा और आखिर में उसे अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।